हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम स्टडी कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ सक्सेस। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है? जो चीज़ों को टालने की हमारी आदत होती है ना, कि अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, 5 मिनट और थोड़े से ये वाली रील देख लेता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगा पक्का। रील देखते 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 आप वो रील्स के लूप में फंस जाते हैं। ठीक है, वो 1 सेकंड की 20 सेकंड की रील होनी थी, 1 मिनट से भी कम की रील होती है और वो आपके कब 2 घंटे खा जाती है आपको पता नहीं चलता। 2 घंटे बाद याद आता है कि अब तो दिमाग थक गया और अब पढ़ने का मन नहीं, और अब दिमाग में वही रील्स घूम रही हैं। क्या किया हमने पहले कि थोड़ी देर बाद करूंगा? वो टालने की जो आदत है ना, वो हमारे सक्सेस के दुश्मन होती है, क्योंकि अब जब तक हम चीज़ें टालते रहेंगे, हम स्टार्ट नहीं करेंगे, एक तो हमारा काम पाइल अप होता रहेगा, और उसी दौरान में वो जो बच्चे जो चीज़ों को टाल नहीं रहे, जैसे ही हाथ में कुछ टास्क आया, कुछ काम आया, वो करने लग गए, या फिर 1 भी सेकंड वो वेस्ट नहीं कर रहे टालने के चक्कर में, तो वो बच्चे हमसे कई कदम आगे निकल जाएंगे। फिर हम शिकायत करेंगे कि यार किस्मत ही खराब है, सरकार का ही सारा दोष है। ठीक है, मेरी किस्मत में ही नहीं था तो मैं क्या कर सकता था। तो हमें ये तो लगता है कि हमने मेहनत करी, बट हमने शायद उस एग्जाम के लेवल की मेहनत नहीं करी। हमने अपने साइड से शायद हो सकता है इतनी मेहनत कर दी हो कि हम रील देखना 2 घंटे बाद छोड़ दिया हो। ठीक है, लेकिन वो 2 घंटे जो वेस्ट करे, जो हमने टाले, जो हमने प्रोक्रेस्टिनेट किया कि अभी नहीं, बाद में करूंगा, अभी नहीं, बाद में करूंगा, वो हमारे सक्सेस के रास्ते में एक सबसे बड़ा रुकावट का एक रोड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए और ऐसा नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। लॉ मेकिंग इन द एब्सेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर। बोल रहे हैं कोई भी नियम बनाना। लॉ मेकिंग मतलब जो हम कानून कहाँ पास करते हैं? संसद में पास करते हैं। तो किसकी एब्सेंस में? एब्सेंस मतलब नामौजूदगी। किसकी नामौजूदगी में? सिग्निफिकेंट यानी कि बहुत भारी मात्रा में। नंबर ऑफ ऑपोजिशन मेंबर्स डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन लेजिस्लेचर। बोल रहे हैं कि अगर हम भारी मात्रा में ऑपोजिशन के सदस्यों की गैर हाजिरी में कोई भी लॉ बनाते हैं तो ये हमारी जो विधायक की संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तर्ज पर सही नहीं उतरता है, उसके अनुरूप नहीं होता है। The 3 bills that replaced the body of criminal laws in India were passed by Parliament। बोल रहे हैं 3 बिल्स जो कि हिंदुस्तान का जो क्रिमिनल लॉज का जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है उसको चेंज करता है, उसको रिप्लेस करता है। बेसिकली चेंज नहीं करता, थोड़ा सा बदलाव लाता है, उसमें परिवर्तन लाता है। उसको क्या किया इंडिया में? वर पास, वो पास कर दिए गए बाय द पार्लियामेंट इन इट्स ऑनगोइंग सेशन। जो भी उनका हाल ही का सत्र चल रहा है उसमें वो पास कर दिए गए पार्लियामेंट में, इन द एब्सेंस ऑफ मोर देन 140 मेंबर्स। आपको पता है स्थगन की कार्रवाई चल रही है, कई सारे सांसदों को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, तो वहां पे बोल रहे हैं कि ये जो बिल्स पास किए गए, ये पास कर दिए गए 140 से भी ज्यादा सदस्यों की गैर मौजूदगी में। इवन दो द रिवाइज्ड वर्जन्स ऑफ द भारतीय न्याय संहिता BNS, अब आगे हम पूरा भारतीय न्याय संहिता नहीं बोलेंगे, BNS बोलेंगे। ठीक है, विच विल रिप्लेस द IPC इंडियन पेनल कोड। बोल रहे हैं हाल ये भी है कि जहां पर जो भारतीय न्याय संहिता का रिवाइज्ड वर्जन है यानी कि रिन्यूड वर्जन है, उसमें कुछ चेंजेस किए गए होंगे। ठीक है, वो वाला जो वर्जन है जो कि किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन पेनल कोड IPC को रिप्लेस करेगा। द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विच विल रिप्लेस द CRPC, इसको रिप्लेस करेगा। एंड द भारतीय साक्ष्य बिल इंस्टेड ऑफ द एविडेंस एक्ट, जो एविडेंस एक्ट है उसकी जगह पर अब कौन सा बिल लगेगा? भारतीय साक्ष्य बिल लगेगा। वर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर स्क्रूटनी बाय अ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। बोलते हैं कि हालांकि ये जो सारे बिल्स हैं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी जो है उसके द्वारा जांच करने के बाद ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए हैं, प्रेषित किए गए हैं। दे स्टिल रिक्वायर्ड लेजिस्लेटिव डेलिब्रेशंस इन द फुल चेम्बर्स। फिर भी अभी इनके ऊपर संवैधानिक विचार विमर्श करने की जरूरत है पूरी भरी हुई, फुल चेम्बर्स मतलब भरी हुई संसद में, यानी कि दोनों पार्टीज के सदस्य हों, वहां पे डिस्कशन हो सूझबूझ के साथ में, संवैधानिक है नहीं है, कौन से लॉ के अगेंस्ट में है। बिकॉज पता क्या होता है,
लॉ मेकिंग, अब हम खाने बनाने में तो हम बोलते हैं कि टू मेनी कुक स्पॉइल द फूड, लेकिन जब हम बात करते हैं नियम बनाने की, तो हो सकता है कि मैंने कोई नियम स्किप कर दिया हो, मेरी समझ से कोई नियम परे रह गया हो, बट हम दोनों बैठ के, आप लोग बैठ के, मैं बैठ के अगर कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई हो सकता है कि एक ए स्टूडेंट है, उसके दिमाग में कोई अच्छा पॉइंट आ गया हो कि भाई ये तो जो सेक्शन 24 है उसको वायलेट कर रहा है, उसके अनुरूप नहीं चल रहा, या फिर किसी के दिमाग में होगा कि सेक्शन फलां का ये पार्ट जो है, इसकी जो ये स्टेटमेंट है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे संवैधानिक विचार विमर्श एक भरे हुए चेम्बर्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गिवन देयर इम्प्लीकेशंस फॉर द एंटायर कंट्री, ये समझते हुए कि इसका जो प्रभाव है, इसका जो पालन है वो पूरे देश में होगा, तो केवल एक जगह का नहीं है, इसका परिणाम पूरे देश में हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हमें इसके ऊपर और ज़्यादा विचार विमर्श करना चाहिए, बिकॉज आज अगर हमसे चूक हो गई, हमारा इतना कानून बनाने का, माथा पच्ची करने का कोई फायदा नहीं होगा अगर कल को कोई भी एक कल्प्रिट कोई भी लूप होल निकाल के उसमें से निकल जाता है, ठीक है, तो इसका प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा। तो ये समझते हुए इनके ऊपर बहुत ज़्यादा संवैधानिक विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। Many concerns that the bills gave rise to could not be raised in parliament as a result। बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे उत्पन्न जो कंसर्न्स इस बिल ने उत्पन्न कर दिए हैं, बिल्स गेव राइज टू का मतलब हो गया कि जो कंसर्न्स इस बिल ने उत्पन्न कर दिए हैं कुड नॉट बी रेज्ड, उनको अभी तक पार्लियामेंट में चर्चा के लिए नहीं रखा गया जा सका है, उनको पार्लियामेंट में नहीं उठाया जा सका है। क्यों? क्योंकि बेसिकली देखो, पहले का अभी का पता नहीं, बट एक होता है कि जैसे मेरा कोई फेवरेट स्टूडेंट है, अगर वो छोटी सी कोई गलती कर देगा तो मैं हो सकता है नज़रअंदाज करूं, हो सकता है बड़ी गलती भी उसने कर दी बट मैं मानूं नहीं, मैं नज़रअंदाज कर दूं, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि वो बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि जब एक ही पार्टी के सदस्य होंगे, ये मेरी ही पार्टी के सारे सदस्य हैं, तो अगर मेरी कोई गलती भी होगी तो हो सकता है वो ये मान के कि ये हमारी पार्टी का सदस्य गलत नहीं कर सकता, ये बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी व्यक्ति है, तो उसके ऊपर ज्यादा विचार विमर्श ना करें, ज्यादा गौर तलब ना करें, ठीक है। लेकिन जब ऑपोजिशन होंगे, क्योंकि उनको जो सत्ता पार्टी है उसको नीचे दिखाना होता है, वो बारीकियों को चुन के लाते हैं, चाहे कांग्रेस हो पद में, चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, बट ऑपोजिशन ये काम करता है, ठीक है। उनका बेसिक पर्पस यही होता है कि हम सामने वाले को कर सके, जनता के सामने खुद को अच्छा साबित कर सके कि देखो हम ज्यादा आपकी फिक्र करते हैं। सारा पॉलिटिक्स यही सी चीज के ऊपर चलती है। तो वो लोग क्या करेंगे, वो बिल्कुल बारीकियों को जांचेंगे, परखेंगे, और फिर वो सवाल भी उठाएंगे कि भाई ये आपने कैसे किया, ये हमें समझाओ, हमें समझ में नहीं आया। अभी क्या है कि हमने डिस्कस किया, मैं 4 लोगों के बीच में अपनी फैमिली में, हमारी फैमिली के लिए बेनिफिशियल लग रहा है, मैंने कर दिया, ठीक है, ये मंजूर करते हैं। बट अगर वहां पे कोई ऑपोजिशन पक्ष भी होगा तो बोलेगा आपकी फैमिली के लिए तो ठीक है, लेकिन ये पूरे देश के लिए क्या सही है, या ये हमारी फैमिली के लिए सही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे कोई भी क्वेश्चंस नहीं उठाया जा सके। जो चिंताएं भी इस बिल ने, जो आम जनता को लग रहा है कि इस बिल से कुछ चिंताजनक विषय उठ के खड़े हो रहे हैं, उनको भी नहीं उठाया जा सका। अ कॉन्स्पिक्यूअस aspect of the new codes is that barring reordering of the sections, बोल रहे हैं एक बड़ा ही स्पष्ट, कॉन्स्पिक्यूअस मतलब स्पष्ट जो एक पहलू है इन नए कोड्स का, वो ये है कि ये क्या करते हैं, रोकते हैं, प्रतिबाधित करते हैं किसको, रीऑर्डरिंग ऑफ द सेक्शंस को दोबारा रीऑर्डर करने से परहेज करते हैं, उनको रोकते हैं। मच ऑफ द लैंग्वेज एंड कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल लॉज हैव बीन रिटेन्ड, तो बहुत सारे जो ओरिजिनल बिल्स थे, जो आईपीसी थी, इंडियन पिनल कोड था, एविडेंस एक्ट था, उसके ओरिजिनल जो बिल्स थे, उसकी जो ओरिजिनल भाषा थी, उसी को बरकरार रखा हुआ है। तो बेसिकली हम मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं आया है, कुछ छुटपुट चीजों में परिवर्तन आएगा, बेसिकली नाम चेंज किया गया है, ठीक है। However, Union Home Minister Amit Shah's claim that the colonial imprint of the IPC, CRPC and the Evidence Act has been replaced by a purely Indian legal framework, बोल रहे हैं। लेकिन हालांकि हमारे देश के जो यूनियन मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, उन्होंने ये तर्क दिया है, उन्होंने ये क्लेम करा है, ठीक है, कि ये जो आईपीसी, सीआरपीसी और दी एविडेंस एक्ट, इनके अंदर जो हमारे कॉलोनियन, अंग्रेजों के जमाने के जो कुछ
छाप रह गई थी, कुछ इम्प्रिंट्स थे कि उनके टाइम पे ये चीजें होती थी, उन्होंने अपने कुछ बचाव के तरीके उसमें डाले हुए थे, तो वो जो छाप थी, कॉलोनियल टाइम की छाप थी, वो रिप्लेस कर दी गई है एक बिल्कुल क्लियर प्योर इंडियन लीगल फ्रेमवर्क से। इंडियन लीगल हमने ढांचा तैयार कर लिया है, हमने उससे उसको चेंज कर दिया है। मे नॉट बी करेक्ट, ये हो सकता है सही नहीं हो, जो उनका ये तर्क है, उनका जो क्लेम है, हो सकता है सही नहीं हो। एज द न्यू कोड्स डू नॉट एनवाइसेज एनी पाथ ब्रेकिंग चेंज इन द वे, क्योंकि ये जो नए कोड्स हैं इनमें कोई भी पाथ ब्रेकिंग यानी कि कोई भी बहुत मील का पत्थर साबित होने वाली, या कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हमने चेंज करके कुछ बड़ा हासिल कर लिया, ऐसे कुछ वहां पे क्रांतिकारी कुछ नया कोई नियम आया गया है, ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इन द वे द कंट्री इज पुलिस्ड, जिस तरीके से कंट्री में पुलिस का जो तरीका है, पुलिस का कार्य प्रणाली है, वो चेंज हुई हो, क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन की प्रणाली चेंज की गई हो, या फिर प्रोट्रैक्टेड ट्रायल्स, प्रोट्रैक्टेड मतलब लंबे समय तक लंबित होने वाले जो ट्रायल्स हैं उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो जो अमित शाह का जो तर्क है कि भाई हमने बहुत बड़ा चेंज कर दिया है, बेसिकली कॉलोनियल टाइम का जो एक्ट था उसको हमने रिप्लेस कर दिया है, बिल्कुल इंडियन लीगल फ्रेमवर्क हमने तैयार कर दिया है, तो ये हो सकता है तर्क सही नहीं है। ठीक है, उनका ये तर्क हो सकता है गलत हो, क्योंकि ऐसा कोई भी क्रांतिकारी यहाँ पे हमें नियम नहीं दिखाई दे रहा है इन बिल्स के अंदर। द इम्प्रूवमेंट्स इन द BNS, अब BNS क्या था? भारतीय न्याय संहिता, याद है ना? तो ये याद रखना, BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता। बोल रहे हैं जो इम्प्रूवमेंट्स किए गए हैं BNS में इंक्लूड द रिमूवल ऑफ द आउटडेटेड सेडेशन सेक्शन। सेडेशन क्या होता है? राजद्रोह। बोल रहे हैं जो इम्प्रूवमेंट की गई है इस BNS में, उसमें क्या शामिल है? उसमें एक हमने जो सेडिशन सेक्शन है यानी कि राजद्रोह का जो पार्ट है जो आउटडेटेड हो चुका है, पुराना हो चुका है, उसको हटा दिया गया है। एज एक्साइटिंग डिसअफेक्शन अगेंस्ट द गवर्नमेंट और ब्रिंगिंग इट इनटू हेट्रेड एंड कंटेम्प्ट इज नो मोर एन ऑफेंस, क्योंकि आज के दिन में बड़ी जोर शोर से अगर आप सरकार के प्रति डिसअफेक्शन यानी कि असंतोष जताते हैं या फिर कोई नफरत, हेट्रेड को लाते हैं, या कंटेम्प्ट यानी कि उनका उल्लंघन, किसी चीज का अवहेलना करते हैं, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाता। एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉब लिंचिंग, और क्या शामिल किया गया है? मॉब लिंचिंग का एक कंसेप्ट शामिल किया गया है, इंक्लूडिंग हेट क्राइम सच एज कॉजिंग डेथ और ग्रीवियस हर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ पर्सन्स रेस, कास्ट, कम्युनिटी, सेक्स, लैंग्वेज और प्लेस ऑफ बर्थ। इन तर्ज के ऊपर अगर कई भी तरह का भड़काऊ बयान या फिर किसी को हर्ट करने की कोशिश की जाती है गंभीर रूप से, तो इन सबको यानी कि मॉब लिंचिंग का जो कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और इस ग्राउंड के ऊपर एज अ सेपरेट ऑफेंस, इसको एक सेपरेट अलग तरीके के ऑफेंस के तौर पे लिया गया है। Another positive feature is the government ignoring the panel's recommendation to bring back adultery, struck down by Supreme Court as a gender neutral offense। बोल रहे हैं कि एक और पॉजिटिव यानी कि कुछ अच्छी चीज जो इस सरकार की देखने मिली हमने, कि एक पैनल ने रिकमेंडेशन दिया था कि हम एडल्ट्री को वापस इसमें शामिल करें, कि जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था एज जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस, की कोई भी ऐसा नहीं है कि मर्द करे एडल्ट्री तो जायज है, औरत करे तो नाजायज है, ऐसा नहीं है। उन्होंने दोनों को ही इसमें एडल्ट्री में लिप्त पाने पर दोषी पाया, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था कि भाई ये जेंडर न्यूट्रल ऑफेंस है, इसमें कोई भी जेंडर का स्पेसिफिक रोल नहीं है कि मर्द तो होते ही ऐसे हैं, वही करते हैं, औरत नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे हर कोई एडल्ट्री मतलब कि अपनी शादी से बाहर के रिश्ते जो होते हैं उसमें कोई भी पाया जा सकता है, तो वो दोनों ही कल्प्रिट होंगे। जो भी पाया जाएगा, चाहे पुरुष है चाहे महिला है, जो भी इसमें पाया जाएगा वो मुजरिम होगा, दोषी होगा। ठीक है, तो उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था कि इसको वापस लाया जाए, जो कि सरकार ने मना कर दिया। However, it is questionable whether terrorism should have been included in the general penal law when it is punishable under special legislation। बोल रहे हालांकि एक जो सवाल करने वाला
चीज है जिसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि क्या आतंकवाद को इसमें शामिल जनरल पेनल लॉ में शामिल करा जाना चाहिए था, क्योंकि आतंकवाद के लिए अलग से ही एक स्पेशल लेजिस्लेशन स्पेशल लॉ है जिसके अंदर उसके ऊपर पनिशमेंट निर्धारित की जा सकती है। तो क्या इस जनरल पेनल लॉ जो आईपीसी हम बोलते हैं इंडियन पेनल लॉ, उसके अगेंस्ट इंडियन पेनल कोड, उसके अंतर्गत में क्या टेररिज्म को लाना चाहिए था? ये एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। ग्रेव चार्जेस सच एज टेररिज्म शुड नॉट बी लाइटली इन्वोक्ड। बोल रहे हैं अगर गंभीर आरोप हैं टेररिज्म के तो इनको एकदम हल्के में नहीं लेना चाहिए। लाइटली इन्वोक मतलब हल्के में नहीं हमें लेना चाहिए, क्योंकि टेररिज्म बहुत बड़ा एक ऑफेंस है। अगर किसी के ऊपर ये आरोप लगते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी, उनके प्रियजनों की जिंदगी तबाह हो सकती है, ठीक है। और बाद में अगर वो सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर गलत चार्ज लग गया और फिर उसके बाद में पता चला कि नहीं जी ये तो बंदा इनोसेंट था, क्या उसकी जिंदगी वापस ट्रैक पर आ पाएगी? नहीं ना। तो ये इन चार्जेस को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऑन द प्रोसीजरल साइड अगर हम प्रावधान की बात करें कि क्या इसका प्रोसीजर होता है उसकी बात करें, सम वेलकम फीचर्स आर द प्रोविजन फॉर FIRs। तो बोल रहे हैं कि कुछ स्वागत करने योग्य इसमें प्रावधान लिखे हैं, जैसे कि एक प्रावधान है FIR टू बी रजिस्टर्ड बाय अ पुलिस ऑफिसर, जो कि किसी ऑफिसर द्वारा एक पुलिस FIR लिखी जाती है, उसके बारे में एक प्रावधान है। क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर एन ऑफेंस टुक प्लेस एंड द बूस्ट। बोल रहे हैं कि चाहे अभी बोलते हैं ना, हमने मूवीज में भी देखा कि हमारे एरिया का मामला नहीं है मैम, अंधेरी का मामला है वहां जाइए, खरड़ का मामला वहां जाइए, ऐसे बोलते हैं। मूवीज में हमने देखा है। आई डोंट नो आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, बट मूवीज में हमने अक्सर ये चीज देखी है, ठीक है। कि वो बोलते हैं ये तो फलाने इलाके का मामला है, वहां की पुलिस चौकी में रिपोर्ट कीजिए, चाहे एक्सीडेंट कहीं भी हुआ आप रहते वहां पर है, आप वहां पे कीजिए। तो ये क्या है, यहाँ पे इसमें चेंज कर दिया गया कि FIR लिख सकता है कोई भी पुलिस ऑफिसर, चाहे हादसा या घटना किसी भी इलाके की हो। बिकॉज कई दफा ऐसा होता है, ये चीज भी हमने देखी है कि कुछ पावरफुल लोगों के दबाव के चलते वो अपने पर्टिकुलर एरिया में FIR होने नहीं देते दर्ज, तो वो बंदे क्या करते दूसरी जगह जाके लिखवाने की कोशिश करते, बट वहां पे उनको जवाब मिलता है कि ये तो आपका फलाने इलाके का केस है तो आपको वहीं लिखवानी पड़ेगी। तो अब ये जो प्रावधान है ये सेटअप कर दिया कि भाई आप किसी भी इलाके में रहते हो, घटना कहीं की भी हो, आपको जहां कंफर्टेबल लगता है वहां पे FIR लिखा दो, ठीक है। एंड द बूस्ट sought to be given to use of forensics in investigation and videography of searches and seizures। अगर आपने हॉलीवुड मूवीज देखी होंगी तो आप पाएंगे कि उनके जब पुलिस के सीन्स होते हैं तो उसमें वो दिखाते हैं कि उनका बॉडी कैम एक लगा होता है, बॉडी पे एक कैमरा लगा होता है, जिनको उनको गाड़ी से जैसे ही वो अपनी कार से उतरते हैं, जिसको बूट बोला जाता है, शॉप बोला जाता है कार को उनकी, तो उस शॉप से जैसे ही वो उतरते हैं उनको सबसे पहली चीज अपना बॉडी कैम ऑन करना पड़ता है, ठीक है। ये उनके में प्रावधान है, चाहे किसी भी जगह की पुलिस हो। हम बेसिकली US से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पुलिस जो भी हम मूवीज वगैरह देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें ये पाते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक बढ़ावा दिया गया, बूस्ट दिया गया किस चीज को, फॉरेंसिक के इस्तेमाल को इन्वेस्टिगेशन में, और जो भी सर्च और सीजर मतलब जो जब्त की जाती है ना चीजें। अभी आपने कई ऐसे न्यूज आर्टिकल्स अभी रिसेंटली भी पढ़े होंगे कि कई सारे लोगों ने बोला कि हमारे जबरदस्ती हमारे लैपटॉप्स ले गए, फोन्स ले गए। तो वो अब हर चीज की वीडियोग्राफी की जाएगी कि हम यहाँ पे ये सर्च कर रहे थे और हमें यहाँ पे ये चीज मिली, हमने इसको जब्त कर लिया, उस चीज की सारी वीडियोग्राफी की जाएगी। इस चीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। A significant failure lies in not clarifying whether the new criminal procedure allows पुलिस कस्टडी। अब एक जो बहुत गंभीर चर्चा का विषय यहाँ पर इन लॉज के आते ही सामने आते ही निकल कर आया था, वो ये था कि इसमें एक प्रावधान डाला गया। अब हमने पढ़ा नहीं है, मुझे पता नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है, अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना, अगर मैं कहीं गलत बोल रही हूँ तो करेक्ट करना, ठीक है। तो एक प्रावधान है कि 15 दिन की हिरासत में लिया जा सकता है, और वो 15 दिन की हिरासत जो है 40 से 60 दिन तक एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। और इसके लिए कोई भी उनके पास ऐसा सफिशिएंट कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, वो कस्टडी डिमांड कर सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर्स में। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा एक शोरगुल हो रहा है कि कुछ अभी रिसेंट हाल फिलहाल के केसेस थे उनका जिक्र करके कि भाई फलाना बंदा 2 साल से
जेल के अंदर है या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति इतने टाइम से जेल के अंदर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया है कि उनको रिहा किया जाए, उसके बावजूद उनको जेल के अंदर रखा जा रहा था। और डिफरेंट तो बोल रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो ये कि 15 दिन से 60 दिन का प्रावधान जो इसमें डाला गया है उसका मिसयूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक बड़ा फेलियर सामने आया है वो ये है कि सरकार यहाँ पे स्पष्टीकरण देने में असफल रही है कि क्या ये जो नया क्रिमिनल प्रोसीजर है इसमें पुलिस कस्टडी 15 दिन की लिमिट से ज्यादा बढ़ाई गई है, और it is just a provision that allows the 15-day period to spread across any days within the first 40 or 60 days of a person's arrest। या फिर ये एक प्रावधान है जिसमें 15 दिन का जो टाइम पीरियड है कस्टडी का उसको एक्सटेंड किया जा सकता है कितने नंबर ऑफ डेज के लिए भी, 40 से 60 दिन के अंतर्गत व्यक्ति के पहली बार अरेस्ट के दिन से लेकर, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति को जिस दिन अरेस्ट किया गया उससे आगे उसको 40 से 60 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है। क्या ये सिर्फ एक प्रोविजन है उसके लिए? Revisions in law cannot be made without a vision of a legal framework। बोल रहे हैं कि अगर हमें कुछ कानून में रिवीजन करना है, फेरबदल करना है, तो वो नहीं किया जा सकता अगर हम पूरा का पूरा उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या ढांचा है उसको समझें, उसके लिए हमारे पास कुछ विजन ना हो, तब तक हम नहीं कर सकते। दैट एड्रेसेस ऑल द इनएडिक्वेसीज ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो कि इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जितनी भी कोई कमियां हैं, खामियां हैं, इनएडिक्वेसीज यानी कि अपर्याप्तता, शॉर्टेज, कमियां हैं, उनको दूर नहीं कर देता। ऐसा लीगल फ्रेमवर्क हमें नहीं मिलता तब तक रिविजन्स करने का कोई पर्पस नहीं है। आप केवल नाम बदल रहे हैं, आप उसमें एक्चुअली कोई एक्शन नहीं कर रहे। ये राइटर का कहना है, मेरे ऊपर मत बोल देना कि मैम आप फिर अगेंस्ट बोल रहे हो। राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि रिविजन्स करने का तब तक कोई फायदा नहीं, कोई पर्पस नहीं, अगर हमें एक ऐसा लीगल ढांचा नहीं मिलता जो कि अभी के करंट क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है उसके कोई भी कमियां हैं उसको दूर ना कर सके, तब तक कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है कहाँ दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जो टोन है वो काफी क्रिटिकल है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि एब्सेंस में, ऑपोजिशन मेंबर्स के एब्सेंस में किया गया डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल, ये सही नहीं दिखाई देता। ठीक है, फिर उसके बाद में बोला गया कि अगर हमें यहाँ पे इम्प्लीकेशंस, हमें इनके ऊपर और चर्चा की जरूरत थी क्योंकि इसका प्रभाव जो है पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। इसके बाद में बोला गया, स्टेटमेंट दी गई कि जो अमित शाह जी ने तर्क दिया है वो पूरी तरीके से सत्य नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, पाथ ब्रेकिंग कुछ भी नहीं दिख रहा जो कि इस कानून के जरिए से चेंज किया गया हो। ठीक है, तो ये सारा फर्स्ट पैसेज है। तो कैसा दिख रहा है हमें फर्स्ट पैसेज? क्या हमें ऑप्टिमिस्टिक दिख रहा है? नहीं। क्या हमें इंडिफरेंट दिख रहा है? नहीं। क्या हमें सपोर्टिव दिख रहा है? नहीं। हमें दिख रहा है कि क्रिटिकल है, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतना बड़ा हवा आपने इस नियम का बना दिया, एब्सेंस में उनकी में आपने पास कर दिया जो कि संवैधानिक नहीं है, बिल्कुल गलत है। और उसके बाद में ऐसा कुछ इस कानून के बदलाव में हमें दिखाई नहीं दे रहा जो आप इतना ज्यादा इसको प्रेज ले रहे हैं। सो ऑप्शन बी क्रिटिकल इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? पैसेज की मुख्य थीम क्या है? The evolution of Indian legal system। क्या हमने उसके एवोल्यूशन की चर्चा करी कि भाई अंग्रेजों के टाइम पे ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, अब जाके ऐसे हुआ? नहीं ना। क्रिटिक ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन पासिंग सिग्निफिकेंट बिल्स, कि क्या संवैधानिक प्रोसेस होती है उसके ऊपर इन्होंने क्रिटिक, एक चर्चा के तौर पे कि क्या गलत है उसके अंदर, क्या सही है, वो उन्होंने बताया है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने ऐसा नहीं किया। द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, हमने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की भी चर्चा नहीं करी है। सिर्फ एक तर्क आया था कि भाई हालांकि ये बिल्स पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने अच्छे से गो थ्रू करे हैं बट स्टिल इनके ऊपर चर्चा होना जरूरी है। चेंजेस इन क्रिमिनल लॉज ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, कि हिंदुस्तान के क्रिमिनल लॉज में जो चेंजेस आए हैं हमने उसके बारे में बात करी है। Which word in the passage is a synonym for noticeable? Noticeable word का synonym क्या है? तो noticeable मतलब किसी चीज को आप गौर तलब करते हैं, किसी चीज को आप गौर करते हैं। ठीक है, तो हो गया noticeable। Conspicuous का मतलब भी होता है ध्यान देना,
गौर तलब करना, ठीक है। लेजिस्लेटिव यानी कि संवैधानिक, आउटडेटेड मतलब कि जो पुरानी हो चुकी है, पाथ ब्रेकिंग यानी कि बहुत ज्यादा क्रांतिकारी। सो ऑप्शन ए कॉन्स्पिक्यूअस इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the need for legislative deliberations on the new bills? बोल रहे हैं कि जो संवैधानिक चर्चा की बात की जा रही है नए बिल्स के ऊपर, उनके बारे में पैसेज से हमें क्या समझ में आता है। They were unnecessary as the bills had already been scrutinized by the parliamentary standing committee. इनकरेक्ट है। राइटर ने क्लियर कट शब्दों में बोला है कि हालांकि स्टैंडिंग कमेटी ने जांच करी है बट इनके ऊपर चर्चा होना जरूरी था, ठीक है। They were crucial due to the significant implications of the bills for the country. बिल्कुल सही कि ये बहुत महत्वपूर्ण था, इनके ऊपर संवैधानिक चर्चा होना, विचार विमर्श होना बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इनका जो प्रभाव है वो पूरे देश के ऊपर पड़ेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। They were focused mainly on changing the language of the original laws. तो उसके बारे में लेजिस्लेटिव डिलिब्रेशन की बात कहाँ से आ गई, नहीं ना। They were limited to discussions on procedural aspects of the new laws. ये भी इनकरेक्ट है कि वो केवल प्रोसीजर के क्या कार्रवाई होगी उसके ऊपर ही, चेंजेस के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे थे, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred from the passage about the nature of changes in the new criminal codes? The changes are revolutionary, completely transforming द इंडियन लीगल फ्रेमवर्क। ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। ऐसा बोला ना कि उनने कोई क्रांतिकारी चीज़ नहीं हो गई है, कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया जिससे हमारा पूरा लीगल फ्रेमवर्क जो है वो चेंज हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। द चेंजेस आर मॉडरेट, रिटेनिंग मच ऑफ द लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल लॉज। बिल्कुल सही है कि थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, कुछ छुटपुट चेंजेस हुए हैं जिसमें कि ज़्यादातर भाषा भी और जो कंटेंट है वो भी ओरिजिनल लॉ से ही उठाया गया है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द चेंजेस आर प्राइमरली कॉस्मेटिक विद नो रियल इम्पैक्ट ऑन लीगल प्रोसीजर। कॉस्मेटिक मतलब बाहर से हमने बस नामकरण किया है, बस नाम चेंज किया है और इसका कोई भी लीगल रियल इम्पैक्ट हमें लीगल प्रोसीजर्स के ऊपर नहीं देखने मिलेगा, ये गलत है। द चेंजेस आर फोकस्ड ओनली ऑन प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स नॉट ऑन सब्सटेंटिव लॉ। तो ये भी गलत है, केवल उसकी कार्यवाही के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, पूरे लॉ के ऊपर, मतलब केवल उसकी कार्यवाही के ऊपर ध्यान दिया गया है, पूरे लॉ के ऊपर नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Biologists believe that increased human activity means an accelerated rate of change in habitat for all creatures of the world. बोल रहे हैं बायोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज जिस तरीके से बढ़ रही हैं उसका केवल एक ही मतलब है कि धरती पे मौजूद जितने भी क्रिएचर्स हैं उनका हैबिटेट मतलब जो उनकी सराउंडिंग है जिसमें वो रहते हैं उसका तेजी से चेंज होना, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट ऑफ चेंज, अगर इसमें कोई इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है तो हमें बतानी है। तो देखो मेरे को तो ये पूरा करेक्ट है क्योंकि सारा जो टेंसेस हैं वो सेम ही चले हुए हैं, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी मेंट, इंक्रीज ह्यूमन एक्टिविटी मेंट एक्सेलरेटेड रेट इन चेंज, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो जो चेंजेस है, रेट ऑफ चेंज बताया जा रहा है तो वो प्रेजेंट में है, तो फिर जो ह्यूमन एक्टिविटी मीन्स जब आएगा वो भी प्रेजेंट में ही आएगा, मीन्स, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ह्यूमन एक्टिविटी मीन, एक्टिविटीज मीन, ठीक है, मीन्स एन एक्सेलरेटेड रेट फ्रॉम चेंज नहीं आएगा, इनकरेक्ट है। ह्यूमन एक्टिविटी इज मीनिंग एंड एक्सेलरेटेड, मीनिंग नहीं आएगा बिकॉज हमने चेंज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में बोला है तो आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है, ये भी इनकरेक्ट है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हियर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लेडन तमिल स्ट्रीट्स ब्लेंड इनटू वन अनदर। यहाँ पे जो पिक्चर परफेक्ट एकदम बोलते हैं ना फोटोजेनिक फ्रेंच क्वार्टर यानी कि फ्रेंच जो कब्जा था उस टाइम का जो कुछ नक्काशी है, कुछ हिस्सा है वो, और हेरिटेज से भरी हुई, हेरिटेज लेडन मतलब हेरिटेज से भरी हुई, इतिहास से भरी हुई तमिल स्ट्रीट्स जो हैं वो एक दूसरे में मिल जाती हैं, ब्लेंड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये हेयर से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो कहाँ पे किसी जगह का नाम दिया गया होगा वहीं के लिए बोल रहे होंगे कि यहाँ पे,
तो यहाँ पे मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट ए नहीं हो सकता, ऑप्शंस में ए गिवन भी नहीं है फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन में या तो बी है फर्स्ट स्टेटमेंट या डी और सी। चलिए देखते हैं। द कन्फ्लिक्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस इज एविडेंट इन मेनी मेट्रोपॉलिटन सिटीज। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है, हमें पता है कि हमारा पैसेज जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट से स्टार्ट हो सकता है, जहाँ पे हमने सबके लिए एक जेनरिक स्टेटमेंट दिया होगा कि भाई इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो अपने दोस्त की सफलता से जलन कर सकता है। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि इंसान की फितरत होती है। फिर वो आगे अपनी कहानी बता रहे होंगे कि मैंने एक पर्टिकुलर, मेरा दोस्त था, उसका कोई फ्रेंड था, वो टॉप कर गया तो फिर उसको जलन हो गई। ठीक है, तो हम एक जेनरिक स्टेटमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि जो को एग्जिस्टेंस यानी कि एक साथ रहने में जो कन्फ्लिक्ट होता है वो दुनिया भर के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में साफ स्पष्ट दिखाई देता है। The old and new, like two different worlds surviving side by side yet never crossing that chasm। बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो old और new है यानी कि पुराना और नया है, वो दोनों साइड बाय साइड रहते हैं। दो डिफरेंट वर्ल्ड हैं, पुराने लोग और नए लोग, जनरेशन का डिफरेंस है ना, नक्काशी है उसमें डिफरेंस है। अगर हम किसी पर्टिकुलर जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पुराने ज़माने के घर, आज के ज़माने के घर बहुत डिफरेंस है। तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल टोटली डिफरेंट दुनियाएं हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ एक साथ हाथ में हाथ मिला के चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो उनके बीच की एक खाई है कि ये पुराना है ये नया है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको पार करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, कभी। अब ये भी किसी स्टेटमेंट से आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो वो यही है कि कन्फ्लिक्ट जो है को एग्जिस्टेंस का बहुत सारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में दिखाई देता है, जहाँ पे पुराना और नया साथ साथ में रह तो रहा है लेकिन अपने बीच की जो दूरी है उसको तय नहीं कर रहा, उसको बीच में भरने की कोशिश नहीं कर रहा खाए की। ठीक है, तो बी हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे बी फर्स्ट स्टेटमेंट, बी फर्स्ट स्टेटमेंट, सी और डी को हटा दो। देयर इज अ प्लेस दो पुडुचेरी वेयर कॉन्ट्रास्ट आर सेलिब्रेटेड लाइक नोवेयर एल्स। बोल रहे हैं हालांकि एक जगह है पुडुचेरी जहां पे कॉन्ट्रास्ट यानी कि विपरीत को बहुत ही अच्छे से रखा जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और क्या किया जाता है वहां पे? हेयर द पिक्चर परफेक्ट फ्रेंच क्वार्टर एंड हेरिटेज लेडन तमिल स्ट्रीट ब्लेंड इनटू वन अनदर। यानी कि हमें पता चलेगा कि डी के बाद में ए आएगा, डी के बाद में ए आएगा, तो यहाँ पे डी ए जो है डी से पहले आ रहा है, यहाँ पे डी के बाद में ए आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, इसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। तो कोई चीज अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो उसको बोलते हैं इनकॉम्प्रिहेंसिबल। जैसे कि आपको कोई व्यक्ति अपनी कोई बात समझा रहा है तो आप क्या बोलेंगे? आई अपोलोजाइज बट आई एम अनेबल टू कॉम्प्रिहेंड विद व्हाट यू आर सेइंग, यानी कि मुझे आप जो कह रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्या होगा? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इलिजिबल का मतलब होता है कि जो पढ़ा नहीं जा सकता, गंदी हैंडराइटिंग में लिखा है पढ़ा नहीं जा रहा। इनएक्सप्लिकेबल यानी कि जिसको कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हो गया इनएक्सप्लिकेबल। इम्फैलिएबल मतलब जो बिल्कुल गलत नहीं हो, बिना कोई मिस्टेक के हो। ठीक है, यानी कुछ लोग होते हैं ना जिनके बारे में बोलते हैं ये व्यक्ति तो कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता, आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, इस पर्टिकुलर बंदे के पास चलता है ये तो सजेशन दे ही देगा, इसके पास तो हल है ही है, ये तो गलती कर ही नहीं सकता। सो आप फिर आंख बंद करके विश्वास करते हो, उसने जो भी बोला आप बस उसी बात के ऊपर चल पड़ते हैं आंख बंद करके, तो वो हो गया इनफैलिएबल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल इज करेक्ट। He is clicking good pictures with his new camera। अब इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो he क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। is clicking क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब है, और क्या क्लिक कर रहा है? गुड पिक्चर्स। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा गुड पिक्चर्स। इज क्लिकिंग, तो पिक्चर्स यहाँ पे मल्टीपल है, इज यूज हो रहा था, क्या हो जाएगा? आर बीइंग क्लिक्ड। किसके द्वारा क्लिक की जा रही है? आर बीइंग क्लिक्ड विद हिज न्यू कैमरा। ठीक है, गुड पिक्चर्स वर बीइंग, पास्ट की बात नहीं है, वर नहीं आएगा, वर बीइंग नहीं, वर क्लिक्ड नहीं आएगा। गुड पिक्चर्स हैव बीन क्लिक्ड, अगेन पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं आएगा। गुड पिक्चर्स आर बीइंग क्लिक्ड विद हिज न्यू कैमरा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। गुड पिक्चर्स आर क्लिक्ड विद हिज न्यू कैमरा इनकरेक्ट है। No sooner did he see the tiger when he ran as fast as he could।
जब हम बात कर रहे हैं नो सूनर डिड ही सी, यहाँ पे अगर नो सूनर के साथ में क्या यूज होता है, व्हेन की बजाय देन, यानी कि देन ही रन। जैसे ही उसने बाघ को देखा वो जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से दौड़ पड़ा। ठीक है, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन की बजाय क्या आएगा, देन। ऑप्शन सी में एरर है। पेंसिव का मतलब होता है जो जिस चीज के ऊपर आप विचार विमर्श कर रहे हो, बहुत गंभीरता से सोच रहे हो। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, मतलब कि इंस्टेंटली आपने ऑन द स्पॉट कुछ सोचा, जैसे कि बोलते हैं ना कि उसने स्पॉन्टेनियसली वहां पे डिसीजन ले लिया कि वो पार्टी में जाएगा। सो ये तो स्पॉन्टेनियस। स्पाइटफुल मतलब कि द्वेषी, यानी कि आप किसी के प्रति अपने मन में कुछ ईर्ष्या रख रहे हैं, कुछ नफरत रख रहे हैं, कुछ मलिन भावना रख रहे हैं। रिफ्लेक्टिव मतलब थॉटफुल, विचार करने योग्य। ट्रैजिक मतलब दुखद। तो यहाँ पे ऑप्शन सी रिफ्लेक्टिव इज करेक्ट। Coming from an affluent family, she found herself a square peg in a round hole when she married a poor farmer and moved to a small village. बोल रहे हैं कि क्योंकि वो एक बड़े अच्छे फले फूले परिवार से, अच्छी प्रसिद्ध फैमिली से, फेमस या फिर बोल सकते हैं कि अच्छी रिच फैमिली से आती थी, तो उसने अपने आप को अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल वाली स्थिति में पाया जब उसने गरीब किसान से शादी कर ली और उसके साथ में वो गांव में जाके रहने लगी। तो अ स्क्वायर पेग, आप खुद ही सोच लो कि राउंड होल है, उसमें आप स्क्वायर टाइप का कुछ नेल कैसे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते ना। राउंड होल है तो राउंड ही नेल जाएगी उसमें। जैसे कि स्क्रू ड्राइव, नट और स्क्रू वाला जो सिनेरियो होता है, तो नट राउंड होता है और स्क्रू होता है वो भी राउंड होता है। अगर ये स्क्रू स्क्वायर शेप होता तो क्या इस नट के अंदर जा सकता, नहीं ना। तो मतलब कि वो ऐसा था कि वो उस स्थिति से फिट नहीं हो रही थी, उस स्थिति में फिट नहीं बैठ रही थी। इन अ फेवरेबल सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन उसके पक्ष में थी। अनहैप्पी एंड रिग्रेटफुल, यानी कि वो दुखी थी। मिसफिट इन द एनवायरमेंट, यानी कि उस स्थिति में वो फिट नहीं बैठ रही थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। विंडिक्टिव, ये होता है द्वेष से, प्रतिद्वंद से रिलेटेड। ठीक है, प्रतिशोध से रिलेटेड, प्रतिद्वंदी प्रतिशोध से रिलेटेड। ठीक है, विंडिक्टिव मतलब कि आप किसी के प्रति कुछ मलिन भावना रख रहे हैं, बदले की भावना रख रहे हैं। अब इसका एप्रोप्रिएट सिनोनिम, वॉचफुल मतलब निगरानी रखना, सतर्क रहना। रिवेंजफुल यानी कि प्रतिशोध। फोर्सफुल यानी कि दबाव डालना, प्रबल, कोई स्ट्रॉन्ग पावर लगाना। हेल्पफुल यानी कि सहायक। तो ऑप्शन बी रिवेंजफुल इज करेक्ट। When his envious competitor extended a hand of friendship, he smelt her at. तो बोल रहे हैं कि जब उसके जो जलनशील और ऑपोजिशन था, कॉम्पिटिटर था, उसने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो उसको कुछ गड़बड़ की स्मेल आने लगी, उसको कुछ गड़बड़ लगी, उस जगह पे कुछ गलत होने का आभास हुआ। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग, पता चल गया उसको कि भाई ये बंदा तो मेरे से जलता है, इतना मेरे पीछे मेरी बुराई करता रहता है और मेरे से इतनी दुश्मनी रखता है, ये मेरे प्रति दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाएगा। आप भी सोचेंगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है दया, तो यहाँ पे दाल में कुछ काला है। डिटेक्टेड समथिंग रॉन्ग। द मैच इज अबाउट टू बिगिन सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम आर ऑन द फील्ड। अब जब एज वेल एज यूज होता है, उसके साथ में अगर सिंगुलर नाउन है तो हमें पता है सिंगुलर नाउन के साथ में आर नहीं प्रयोग होगा, क्या होगा, इज। द मैच इज अबाउट टू बिगिन। ठीक है, करेक्ट है इतना। सिंस द कैप्टन एज वेल एज द टीम, आर ऑन फील्ड नहीं आएगा। द टीम जो है वो एक सिंगुलर नाउन है। क्या बोला जाता है, ये एक टीम को, ग्रुप के लिए तो मतलब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है, वो टीम है। ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, आर नहीं यूज करके सिंगुलर, कैप्टन सिंगुलर, टीम सिंगुलर, इज यहाँ पे प्रयोग में आएगा। ठीक है, तो आर ऑन द फील्ड नहीं, इज ऑन द फील्ड। ऑप्शन ए में एरर है। यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स देयरफॉर हैड टू, अब देयरफॉर है यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ए हटा दो। therefore had to depend on a plant called wood to make dyes।
बोल रहे हैं इसीलिए यूरोपियन क्लोथ के कपड़ा उत्पादक जो थे उनको एक पौधा जिसका नाम वॉड था उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था, उसके ऊपर निर्भर होना पड़ता था डाइज बनाने के लिए। डाइज बेसिकली कलरिंग एजेंट होते हैं, कलर्स करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आपने इंडिगो फार्मिंग का नाम सुना होगा जिसने हिंदुस्तान की कई सारी जमीनें खराब करी थी उस दौर में। तो वो इंडिगो किस लिए इस्तेमाल किया जाता था? वो भी डाई बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था। हाउएवर, अब ये हाउएवर से स्टार्ट हो रहा है तो ये भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, बी भी नहीं है ऑप्शन में कहीं। हाउएवर क्लोथ डायर्स प्रेफर्ड इंडिगो विच प्रोड्यूस्ड अ रिच ब्लू कलर। बोल रहे हालांकि जो कपड़ा के डायर थे, कपड़ा को डाई करने वाले लोग थे, वो लोग इंडिगो को प्रेफर करते थे, उसको प्राथमिकता देते थे क्योंकि इंडिगो से बहुत ही रिच रॉयल कलर, रॉयल डार्क ब्लू कलर आता था उससे, बड़ा ऐसा लगता था कि बहुत शानदार सा कुछ ब्लू कलर आता था उससे, इसलिए वो उसको प्रेफर करते थे। बीइंग अ प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन्स वॉड वॉज इजीली अवेलेबल इन यूरोप। अब ये वॉड से रिलेटेड बात है, वॉड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, प्लांट कॉल्ड वॉड। तो बोल रहे हैं यानी कि ए और सी जो है आपस में लिंक्ड होंगे, ए पहले आएगा सी बाद में, ए के बाद में सी आएगा। अब क्योंकि ये टेम्परेट जोन्स का प्लांट है तो इसीलिए यूरोप में ये आसानी से उपलब्ध हो जाता था। अब देखो यहाँ पे सी पहले है, यहाँ पे सी पहले है, यहाँ पे ए के बाद में सी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Indian indigo was very expensive and only small quantities reached the European market। बोल रहे हैं इंडियन इंडिगो जो था वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था और थोड़ी बहुत मात्रा में ही यूरोपियन मार्केट्स तक पहुंच पाता था। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट। हमें पता चल गया कि हम इंडिगो की बात कर रहे हैं, यूरोपियन मार्केट्स की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होता था, यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चरर इसलिए क्या करते थे, उनको वॉड के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। ठीक है, और जो वॉड है वो टेम्परेट जोन का प्लांट है, इसलिए यूरोप में आसानी से अवेलेबल हो जाता था। हालांकि जो वहां के कपड़ा डायर थे उनको इंडिगो ही पसंद था, वो इंडिगो को ही प्राथमिकता देते थे क्योंकि उससे काफी रिच ब्लू कलर उनको रिसीव होता था। सो ऑप्शन डी, DACB इज करेक्ट। एफिनिटी, एफिनिटी मतलब कुछ किसी के प्रति कुछ भावना, संवेदना की भावना, सिंपैथी की भावना, है ना, कुछ बॉन्ड, फ्रेंडशिप जैसा कुछ फील करना। तो एंटोनिम क्या होगा, एवर्जन। एवर्जन मतलब घृणा करना, किसी से नफरत करना। अट्रैक्शन यानी कि किसी की तरफ आकर्षित होना। एम्पैथी, एम्पैथी यानी कि सहानुभूति। प्रेफरेंस यानी कि पसंद करना। तो ये सारे पॉजिटिव है, हमें एंटोनिम बताना है एफिनिटी का, जो कि होगा एवर्जन, जो कि एक नेगेटिव इमोशन है। A reason why there are so much misconception on dyslexia। तो misconception जो है वो एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो काउंटेबल जब नाउन हो तो मच नहीं आता, so many आता है। ठीक है, मच किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। सो यहाँ पे क्या है, a reason why there are so many misconceptions on dyslexia। So much misconceptions, so many misconceptions about dyslexia। ठीक है, so option B is correct। Telling someone something that you admire about them can be called a random act of kindness। ये एक तरीके के बोलने का भाव है जिसको बोलते हैं random act of kindness, यानी कि मतलब है कि आपने कुछ काइंडनेस का कुछ कार्य किया है। ठीक है, रैंडमली आपने सोच के नहीं किया कि मैं पर्पसफुली ये करूंगा, अच्छा करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, सोच के नहीं किया, आपने रैंडमली कर दिया। तो अगर आप किसी को ये भी बोलते हैं ना कि हाँ आप उनके बारे में ये पर्टिकुलर चीज़ पसंद करते हैं, तो उनके लिए वो भी एक बहुत बड़ा अच्छा उस दिन का हो सकता है घटना हो सकता है उनका दिन बड़ा बुरा जा रहा हो और आपने इतना सा बोल दिया कि आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं या आपका मुझे काम करने का तरीका बहुत पसंद है और उनको बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो मुझे अप्रिशिएट करता है। इट टेक्स ऑलमोस्ट नो डैश येट इट पेज एनॉर्मस डिविडेंड्स। बोल रहे हैं ये कोई कुछ लेता नहीं है आपसे, ऑलमोस्ट नो, अब आगे मनी हो सकता है, इट टेक्स ऑलमोस्ट नो मनी, नो पेनी हो सकता है, कोई प्रयास हो सकता है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा उसका डिविडेंड क्या होता है, जो रकम है उसकी राशि है, यानी कि उसका प्रभाव जो है वो बहुत बड़ा होता है। Many people dash their entire lives wishing that others would dash them। बहुत सारे लोग पूरी उम्र भर ये इच्छा करते, हो सकता है कि ये इच्छा करते हैं, ये चाहत रखते हैं कि दूसरे लोग उनके प्रति उनको एक्सेप्ट करें या उनके प्रति अच्छे रहे, ऐसा कुछ भाव हो सकता है।
एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मेनी पीपल एक्सपेक्ट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की बात की है। एक्सपेक्ट देयर एंटायर लाइफ्स, विशिंग एक्सपेक्ट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स डैश इवन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स फील गुड इफ दे आर जेन्युइन। बोल रहे हैं कि ज़्यादा उम्मीदें हम अपने प्रियजनों से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से लगाते हैं, और फिर डैश है, और कोई अनजान व्यक्ति हो अगर उससे भी एक हल्का सा कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है तो भी, और अगर वो जेन्युइन हो तो भी हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। ठीक है, तो सबसे पहला है टेलिंग समवन समथिंग दैट यू एडमायर अबाउट देम कैन बी कॉल्ड अ रैंडम एक्ट with kindness, of kindness, from या in. So of kindness, random act of kindness. It takes almost no venture. Venture मतलब कि जोखिमपूर्ण कोई प्रयास करना, work मतलब काम, effort मतलब प्रयास, attempt मतलब अगेन प्रयास करना, बट यहाँ पे it takes almost no attempt नहीं होता, it takes almost no effort होता है कि कोई आपका प्रयास नहीं लगेगा, एफर्ट नहीं लगेगा, मेहनत नहीं लगेगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये जो अटेम्प्ट है ये मतलब है कि आपने कुछ अटेम्प्ट किया, कुछ करने की कोशिश करी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मेनी पीपल डैश देयर एंटायर लाइफ्स विशिंग दैट। तो क्या करते हैं, स्पेंट, हैड स्पेंट, have been spending या spend. Many people spend their entire lives wishing that others would dash them, confess them. उनको confess करें, acknowledge them यानी कि उनको माने, उनको समझें, उनके बारे में मान्यता दें, पहचाने कि हाँ ये पर्टिकुलर व्यक्ति ऐसा है, तो पहचाने। कंसीड मतलब होता है मान लेना, एडमिट मतलब स्वीकार करना। तो यहाँ पे एक्नॉलेज देम की बात हो रही है, उनको स्वीकार करें, एक्नॉलेज करें। एक्सपेक्टेशंस आर मोर फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स डैश इवन। तो हालांकि हमारे एक्सपेक्टेशंस तो फैमिली और फ्रेंड्स से ज्यादा होते हैं। सो इवन, हाउएवर, हालांकि अगर कोई स्ट्रेंजर भी हमें कुछ अच्छे मन से कॉम्प्लीमेंट दे दे तो हमें वो भी खुश कर देता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पीपल ऑफ ओल्डर जनरेशन डैश ओवर द गुड ओल्ड स्कूल डेज। तो क्या होता है, आपने पुराने कोई व्यक्ति देखे होंगे, बुजुर्ग देखे होंगे, वो बनाने लग जाते हैं यार हमारे टाइम में तो हम लोग स्कूल में ऐसे करते थे, या फिर 1960s की बात है, मैं था इस बॉर्डर पे या मैं फलानी जगह पोस्टेड था और वहां पे ऐसा इंसिडेंट हो गया। पुराने लोग ऐसे करते हैं ना, मेरे दादाजी तो बहुत किस्से सुनाते हैं और मेरे पापा भी तो बहुत किस्से सुनाते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो पुरानी जनरेशन के, ओल्डर जनरेशन के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने पुराने स्कूल के दिनों को याद करते हैं, राइट, उनकी यादें उनके दिमाग में हैं। तो क्या करेंगे, रिमेंबर मतलब याद करना, रिमाइंड मतलब किसी को किसी चीज की याद दिलाना, रेट्रीब्यूट मतलब वापस देना किसी चीज को, और रेमिनिस हमने कल भी रेमिनिसेंस की बात करी थी, यानी कि पुरानी यादों को याद करना। ठीक है, सो ऑप्शन डी रेमिनिस इज करेक्ट। अब यहाँ पे हमें करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। कंसेंशियस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। अच्छा, बेसिकली यहाँ पे कंसेंटियस बोलना चाह रहे हैं। कंसेंटियस का मतलब होता है समझदार, तो उसकी स्पेलिंग क्या होते हैं, CONSCIENTIOUS, ये होते हैं कंसेंटियस की स्पेलिंग। अब कहाँ पर आ रहे हैं, CONCE इनकरेक्ट है, CONSCIENTIOUS, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। आज के पैसेज में इतना ही। आई होप आपको पैसेज पसंद आया होगा, आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।